Hello students and learner. Today I am going to start fourth lecture of fluid mechanics. तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी को देखा था और कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी और उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, वो हम लोगों ने देखा। बट अभी भी उसमें बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो कुछ स्पेशल टाइप के हैं जिनसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर में ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था, बताते वक्त मेरे दिमाग से एस्केप कर गया था, मुझे याद नहीं रहा कि वो बताना है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसका नाम है कंटीनम कॉन्सेप्ट। कंटीनम कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग मानते हैं कि जो भी फ्लूइड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैविंग नो वॉइड्स एंड एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन देम। यानी जो भी फ्लूइड आप लेके चल रहे हो, आप मान के चल रहे हो, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर कोई भी खाली जगह नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है कंटीनम कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है। और इस कंटीनम कॉन्सेप्ट में हम लोग कोई भी मैकेनिकल स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग फ्लूइड को कैसा मान के चलते हैं, कंटीनम कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट वैलिड कब होता है, ये कॉन्सेप्ट वैलिड तब होता है जब मीन फ्री पाथ जो होता है वो बहुत कम होता है। अब मीन फ्री पाथ क्या है? मीन फ्री पाथ का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में होंगे, तो दो मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकता है। तो दो मॉलिक्यूल के सक्सेसिव कोलिजन में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसको कहा जाता है मीन फ्री पाथ। और इसीलिए यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर बताया गया है, जिस नंबर के बेसिस पे आप कंटीनम कॉन्सेप्ट को बता सकते हो कि इस नंबर का वैल्यू इससे कम होगा तो कंटीनम कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, और अगर इस नंबर से ज्यादा होगा तो कंटीनम कॉन्सेप्ट जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। उस नंबर का नाम है नुड्सन नंबर। नुड्सन नंबर ये क्या होता है, तो नुड्सन नंबर होता है म्यू बाई एल। ओके, म्यू क्या है, तो म्यू जो है वो मीन फ्री पाथ है और एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। अगर मीन फ्री पाथ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ से बहुत ज्यादा क्या हो, कम हो। अब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है, पूरे सिस्टम के लेंथ के कंपैरिजन में आपको म्यू का वैल्यू बहुत कम होगा तो आपको कंटीनम कॉन्सेप्ट वैलिड रहेगा। इसी वजह से कहा जाता है इफ म्यू का वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगा एल से, तो नुड्सन नंबर का भी वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जब नुड्सन नंबर का वैल्यू लेस देन 0.01 होता है तो हम लोग फ्लूइड को कैसा बिहेव करते हैं, फ्लूइड को मान के चलते हैं कि फ्लूइड किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा होगा, कंटीनम कॉन्सेप्ट को। और ये कॉन्सेप्ट आपको थर्मोडायनेमिक्स एज वेल एज फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों में यूज होता है। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे कंटीनम कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टू सक्सेसिव कोलिजन में जो डिस्टेंस कवर करेगा मॉलिक्यूल, वो डिस्टेंस कौन सा कहलाएगा, वो डिस्टेंस कहलाता है मीन फ्री पाथ। अगर मीन फ्री पाथ उस पूरे सिस्टम के लेंथ से क्या हो, बहुत कम हो, तो आपका कंटीनम कॉन्सेप्ट जो होगा वो वैलिड होगा। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा कंटीनम कॉन्सेप्ट क्या है। और इंपॉर्टेंटली बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कंटीनम कॉन्सेप्ट इज वैलिड व्हेन। तो एक तो जवाब आपको यहां मिल गया, ये कब वैलिड होगा, कंटीनम कॉन्सेप्ट इज वैलिड। कंटीनम कॉन्सेप्ट इज वैलिड, यानी कि अगर नुड्सन नंबर का वैल्यू 0.01 से कम होता है तो कंटीनम कॉन्सेप्ट वैलिड होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई भी फ्लूइड है तो उसमें यह पूछा जा सकता है कि ये बताइए कंटीनम कॉन्सेप्ट फेल कब होगा। तो फेल कब होगा उसके लिए याद रखो, अगर आपका फ्लूइड क्या हो, रेयरिफाइड हो, यानी कि डेंस का उल्टा हो, दैट इज किसका दूसरा मतलब क्या है, वेरी वेरी हाई वैक्यूम हो,
अगर बहुत ज्यादा वैक्यूम होगा, डेट इज कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे और उन दोनों के बीच में सक्सेसिव कोलिजन होने के लिए जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को वो ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। इसीलिए आपको पूछा जाए जब भी कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट फेल्स व्हेन, ये फेल कब करेगा? जब आपका फ्लूइड क्या हो? रेयरफाइड हो। रेयरफाइड मतलब बहुत कम डेंस हो, वेरी वेरी हाई वैक्यूम में हो, वेरी वेरी लेस डेंसिटी हो, वेरी वेरी लेस डेंसिटी हो, या ये कहो कि जब आपका फ्लूइड क्या हो? काफी हायर एल्टीट्यूड्स पर हो। तो क्योंकि जैसे जैसे आप ग्राउंड लेवल से ऊपर जाते हैं उसकी गैस की डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो आप जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड्स पर जाओगे वैसे वैसे कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। इसीलिए जितने भी आपके हायर एल्टीट्यूड्स पे एरोप्लेन्स वगैरह, रॉकेट्स वगैरह होते हैं वो कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को वैलिड या कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। तो आप याद रखेंगे कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट क्या है। जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को किस नंबर से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक तो जवाब होगा न्यूटन नंबर। ये क्या है? म्यू बाई एल। म्यू क्या है? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब ये है डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर होगा वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। एंड एल क्या है? तो एल इज द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। ठीक है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है उसके कंपैरिजन में अगर आपका मीन फ्री पाथ बहुत कम होगा तो आपका कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। इसीलिए कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट को किस नंबर से डिनोट किया जाता है, किस नंबर से एक्सप्लेन किया जाता है? वो है न्यूटन नंबर। तो आप लोग होप सो इसको याद रखेंगे। एक तो ये, दूसरी चीज ये, कल जब मैंने आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताया था तो वहां पर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, जैसे नोट में आप इसको याद रखेंगे। जैसे पहला पॉइंट, जनरली मैंने डायनेमिक विस्कोसिटी जब पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी होती है 1 सेंटीपॉइस। क्लियर है? लेकिन जब मैंने काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताया तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ठीक है आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बताइए कि क्या होगी 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल देखा था काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो सीजीएस यूनिट थी वो क्या थी? स्टोक्स। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज 1 सेंटी स्टोक्स, तो 1 सेंटी स्टोक्स इज इक्वल टू 1/100 स्टोक्स। क्लियर है? और काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1 सेंटी स्टोक्स। तो इन जनरल जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश एई का पेपर होना है तो शायद उसमें पूछा जा सकता है, तो उन सारे एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती है। और सिमिलरली काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर at 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 15 सेंटी स्टोक्स। तो अब आप देखो यहीं से आपको एक चीज क्या पता चला, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर ज्यादा होगी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होगी। तो द करेक्ट आंसर इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर is always more than that of kinematic viscosity of water and how much? Then आप कह सकते हो कि kinematic viscosity of air is equal to 15 times of kinematic viscosity of water। तो जनरली ये पूछा जाता है कि एयर एंड वाटर की kinematic viscosity में क्या रिलेशन है। क्लियर है? दूसरी चीज आपको जबकि मैंने बताया था डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होती है वो हमेशा डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, लिक्विड के डायनेमिक विस्कोसिटी का मेन कारण जो है वो है कोहेजन
एज वेल एज इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। लेकिन गैसेस के पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस तो होते ही नहीं है, दैट इज कोहेजन होते ही नहीं है। तो केवल और केवल गैसेस में क्या था, मोमेंटम एक्सचेंज। इसीलिए उस वक्त मैंने बताया था कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस। एंड फॉर एग्जांपल मैंने क्या दिया था, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है 55 टाइम्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर होती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमने देखा था कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज मोर देन दैट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर कोई पूछे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ मरकरी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर को आप कंपेयर करो, तो देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने क्या देखा था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी सपोज दैट मान लिया वाटर की बात कर रहे हैं, तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड सिमिलरली अगर हम लोग मरकरी की बात करें तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो देखो आपको इसका वैल्यू कल मैंने बताया था 300 केल्विन पे 0.53 और इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था 0.89 और इसका वैल्यू मैंने बताया था 1.53 सेंटीपॉइस। यहां इसकी डेंसिटी है 1000 और यहां इसकी डेंसिटी है 13,600। तो आप देख रहे होंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है वो वाटर के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 13.6 टाइम्स है। इसी वजह से काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज लेस देन दैट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन था जब एग्जाम में पूछा गया कि वाटर एंड मरकरी की विस्कोसिटी में कौन ज्यादा है कौन कम है, तो लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि जब भी विस्कोसिटी बोला जाए यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज डायनामिक विस्कोसिटी। क्योंकि अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा तो मैंने क्या बताया था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन साहब ने जो विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाली थी वो कौन सी विस्कोसिटी थी, वो थी डायनेमिक विस्कोसिटी। क्लियर है? तो इसलिए अगर वहां नहीं लिखा था काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो द करेक्ट आंसर इज विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। लेकिन अगर वहां मेंशन कर दिया कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का कंपैरिजन है देन द आंसर इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ मरकरी इज लेस देन दैट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अब यहां से देखो एक चीज और है, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, अगर आपसे ये पूछे कि चलिए ठीक है आपने ये तो बता दिया कि लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी गैस की डायनेमिक विस्कोसिटी से ऑलवेज ज्यादा होती है, तो आपसे अगला पूछा जाएगा तो क्या काइनेमेटिक का कोई रिलेशन आप बता सकते हैं? तो देखो आपको बोलना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस कैन बी मोर देन, can be less than, can be equal to kinematic viscosity of liquid depending upon the density। क्योंकि देखो अगर आप kinematic viscosity की बात कर रहे हो it is the ratio between dynamic upon density। क्लियर है? अगर आपने एक ऐसी गैस ली जिसकी डेंसिटी बहुत कम थी तो उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने एक ऐसा गैस लिया जिसकी डेंसिटी कंप्रेस्ड गैस था सपोज दैट, तो डेंसिटी अच्छी खासी होगी, तो डेंसिटी काफी ज्यादा थी तो उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत घट जाएगी। तो हो सकता है यहां तीन केसेस मिले, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस कैन बी मोर देन दैट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। एंड फॉर एग्जांपल आप क्या बता सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है 15 टाइम्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ क्या है, वाटर है। दूसरा आप कह सकते हो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस कैन बी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। एंड थर्ड वन इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस कैन बी लेस देन दैट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। और लास्ट में क्या बोलना है, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द गैस। क्योंकि अगर गैस की डेंसिटी बहुत हाई रही तो उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी घट जाएगी। तो आपको होप्स हो ये याद रहेगा, ये बेसिकली इंटरव्यू का पॉइंट से मैंने बताया है तो इसको हमेशा आप याद रखेंगे। तो देखो कल के लेक्चर में मैंने क्या बताया आपको, कल मैंने आपको विस्कोसिटी बताया, उसके कॉन्सेप्ट्स को बताया, कुछ न्यूमेरिकल करने का तरीका सिखाया कि देखो न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। तो हमने आपको एक प्लेट का केस दिखाया था, दूसरा हमने आपको शाफ्ट का केस दिखाया था,
प्लेट में हमने हॉरिजेंटल, इंक्लाइंड और वर्टिकल दिखाया। शाफ्ट के केस में हमने आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको एक हिंट देकर के बताया और ये बताया साथ में कि विस्कोसिटी आप पढ़ते क्यों हैं। आज देखिए उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल केसेस है उसको देखते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो आपको क्या कहा जाए कि एक सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क को आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो एक फिक्स बेड पर। अब इसका मतलब क्या है, आई थिंक कि आप सब लोगों ने अगर गांव में रहते होंगे तो आप सब लोगों ने गांव में या अपने कभी पुराने किसी इसमें आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के जो लेडीज़ होती थी वो गेहूं पीसती थी खुद से। एक डिस्क जैसा पत्थर होता था और उस पर डालती थी और ऐसे से घुमाती रहती थी। ठीक है, ये वही मैं बनाना जा रहा हूं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सर्कुलर डिस्क है और ये नीचे उसका क्या है, फिक्स्ड बेड। फिक्स्ड बेड, ये जो है आपका फिक्स्ड बेड है। फिक्स्ड बेड, ये रोटेट नहीं करेगा, लेकिन ये जो है ये आप क्या कर रहे हो, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट करा सकते हो। इसको आप ऐसे घुमा सकते हो और इसके बीच में, दोनों के बीच में आपने क्या किया है, कोई लुब्रिकेंट फिल किया है। कोई लुब्रिकेंट फिल है, क्लियर? ठीक है, और इसका जो रेडियस हमने लिया है, सपोज दैट रेडियस इज कैपिटल आर, और जो भी लुब्रिकेंट लिया है वो किस थिकनेस तक फिल्ड है, सपोज दैट टी थिकनेस है उसकी। ठीक है, टी मीटर थिकनेस है, सपोज दैट टी मीटर, और जो भी लुब्रिकेंट है उसकी डायनामिक विस्कोसिटी कितनी है, म्यू है। तो देखो अगर इसी का हम लोग टॉप व्यू बनाए, यानी इसी को ऊपर से देखा जाए, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा एक सर्कल। ठीक है, और इस सर्कल में ऊपर से आप अगर टॉप व्यू बनाओगे तो एक सर्कल दिखाई देगा। अब मान लो सपोज दैट आपको यह कहा जाए कि फाइंड द लुब्रिकेटिंग टॉर्क ड्यू टू ऑफ लुब्रिकेंट, यानी जो भी लुब्रिकेंट आपने डाला है, आप इसको रोटेट कर रहे हो और बीच में लुब्रिकेंट है, तो लुब्रिकेंट उसके रोटेशन को क्या करेगा, रेसिस्ट करना चाहेगा, जिस वजह से जिस टॉर्क से आप इसको रोटेट कराओगे उतने टॉर्क से ये रोटेट नहीं होगा, उसमें से कुछ ना कुछ टॉर्क में क्या होगा, लॉस होगा। तो आपसे कहा जाता है देन फाइंड द लुब्रिकेटिंग टॉर्क, या लॉस इन टॉर्क निकाल के दिखाइए कितना होगा। बहुत सिंपल फंडा है, क्यों ना हम इसमें एक छोटा सा क्या कर लें, स्ट्रिप मान लेते हैं। ठीक है, हमने एक छोटा सा रिंग माना। ठीक है, एक छोटा सा रिंग मान लिया हमने। ठीक है, और इस रिंग का अगर हम लोग एरिया निकालें, सपोज दैट ये रेडियस स्मॉल आर है, तो एरिया कितना होगा, 2 पाई आर, और इस रिंग की जो थिकनेस हमने ली थी वो ली थी डी आर। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर, ये क्या होगा, उस रिंग का, स्मॉल रिंग का जो एरिया है उसको हम लोग डी ए मान के चल रहे हैं, डी ए। तो ये एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा। तो अब देखो हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, लॉस इन टॉर्क या लुब्रिकेटिंग टॉर्क निकालो। तो बहुत सिंपल फंडा है, हम लोग जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, ड्रैग फोर्स इनटू रेडियस। क्लियर है, ड्रैग फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, कौन सा, कॉन्ट्रैक्टेड एरिया, वो हम लोग निकाल सकते हैं, इनटू रेडियस। ठीक है, तो अगर हम एक स्ट्रिप पर निकालना चाहते हैं, तो अगर हम dt निकालना चाहते हैं तो हमने शियर स्ट्रेस लिखा, एरिया को dA लिखा और रेडियस को स्मॉल r लिखा। ठीक है, तो अब अगर आपको शियर स्ट्रेस निकालना है तो क्या लिखोगे, म्यू du बाई dy इंटू एरिया को क्या लिख सकते हो, 2 पाई r dr इंटू r। ठीक है, और अब देखो यहां पर वैल्यूज को रखना शुरू करते हैं। du क्या है, तो du जो होता था वो था आपका रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, आपको गिवन क्या है, ओमेगा, और ये कैसी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है।
तो आप क्या करोगे, एंगुलर को किस में कन्वर्ट करोगे, लीनियर वेलोसिटी में। तो आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि du अगर निकालना है तो v इज टू आर ओमेगा होता है। तो आप सिंपल, नीचे वाला फिक्स है तो ये तो फिक्स है, तो आप दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे तो केवल इसके कारण होगा। तो du बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा, ठीक है। और दोनों के बीच में जो गैप है dy वो कितनी है, t मीटर। तो क्यों ना उठा के यहां रख दे, म्यू, यहां पर du की जगह पे हमने रख दिया r ओमेगा, यहां रख दिया थिकनेस t, यहां रखा हमने 2 पाई r dr इंटू r। अब आप देखो ये जो हमने निकालना है वो क्या निकाला है हमने, dt। यहां से आप देखो कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू इज द कांस्टेंट, ओमेगा इज द कांस्टेंट, t इज द कांस्टेंट, 2 इज द कांस्टेंट एंड पाई इज द कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट है सबको हम लोग बाहर ले लेंगे। 2 पाई म्यू इनटू ओमेगा बाई टी, ठीक है। यहां से क्या बचा, 1r 2r 3r, क्या आएगा, r क्यूब इंटू डी आर। और ये जो वैल्यू आया है वो dt आया है। dt किसका निकला है, एक स्मॉल स्ट्रिप के जो लिया था हमने, एक जो छोटा सा स्ट्रिप लिया था, इसकी वजह से लुब्रिकेटिंग टॉर्क निकलेगा, लेकिन आपको पूरे पर निकालना है। तो आप क्या करोगे, r बराबर 0 से लेकर के कैपिटल R तक क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, टोटल निकल जाएगा। तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से लेकर कैपिटल R तक dt कर दो। तो हमने यही किया, 2 पाई म्यू ओमेगा टी कांस्टेंट था नीचे ले लिया और 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दिया, r क्यूब डी आर। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, r पे पावर 4/4, यहां से 2 से 2 क्या होगा, 2 से 4 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 पाई म्यू ओमेगा बाई टी। सॉल्व कर देते हैं, चलो, r पे पावर 4/4, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया तो हम लोगों को t निकल जाएगा, कितना आ गया, 2 2 जा 4, डेट इज की पाई म्यू ओमेगा r पे पावर 4/2t। दिस इज द लुब्रिकेटिंग टॉर्क या फिर लॉस इन टॉर्क। अब ये बताओ, अगर आप लॉस इन टॉर्क निकालना जानते हो तो लॉस इन पावर तो निकाल ही सकते हो। आप केवल क्या करना, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू क्या कर देना, ओमेगा। दैट इज कि इसके फार्मूले में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर लॉस इन पावर कहा जा रहा है तो क्या करोगे, पाई म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू r पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 2t। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए, तो देखो, एक तो टाइप है डिस्क का टाइप हो गया, एक अगला टाइप है जिसमें हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, कोनिकल शाफ्ट ले लें। कोई जरूरी थोड़ी है कि शाफ्ट हमेशा सिलेंड्रिकल हो, कोनिकल शाफ्ट ले सकते हैं और उसको रोटेट करा सकते हैं। तो अगर कोनिकल शाफ्ट रहा तो उसके केस में भी आपको डायरेक्टली क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा कि फाइंड द लॉस इन टॉर्क ड्यू टू लुब्रिकेशन निकालिए, या लुब्रिकेटिंग टॉर्क निकालिए, या लुब्रिकेटिंग पावर निकाल के दिखाइए। क्लियर है। तो हम लोग अगला केस जो ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, कोनिकल शाफ्ट का, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने कोनिकल शाफ्ट लिया, बिल्कुल इसी तरीके से, बेसिक तरीके से हम लोग चलेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा फंडा चेंज होगा। देखिए, मान लिया मैंने इस बार एक कोनिकल शाफ्ट ले लिया, सपोज दैट ये एक कोनिकल शाफ्ट हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, एक कोनिकल शाफ्ट लिया हमने, जो कि सपोज दैट, जिसको हम मान के चलेंगे कि ये ओमेगा से हम लोग रेडियन पर सेकंड से रोटेट कराएंगे, और इसके ऊपर
बेयरिंग है जो कि फिक्स होगा, शाफ्ट रोटेटिंग है, ये आपको फिक्स है, ठीक है। और यहां पर जो एंगल है, सपोज दैट मैंने माना कि ये एंगल कितनी है 2 थीटा, ठीक है। और इसके बीच में आपने क्या किया है, लुब्रिकेंट फिल कर दिया है, लुब्रिकेंट फील्ड है, और ये जो थिकनेस है, जितना लुब्रिकेंट इसमें फिल किया गया है, ये आपको थिकनेस दिया हुआ है कितना, सपोज दैट हमने माना कि T थिकनेस लुब्रिकेंट फील्ड है, और इस लुब्रिकेंट की जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो क्या है, म्यू है, ठीक है। और ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अब देखिए, अगर हमको इसको स्टडी करना है तो ये पूरा का पूरा कोनिकल शाफ्ट है, तो लुब्रिकेंट का लेयर भी वैसा ही होगा, तो किसी भी एक साइड से हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी के बगल में इसका केवल हाफ डायग्राम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जिसकी रेडियस जो है हमने कितनी मानी है, कैपिटल R। अब आप देखो, अगर केवल एक साइड हम बनाना चाहते हैं डायग्राम, तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ये आपको बियरिंग हो गया, ठीक है। और एक साइड का हमने बनाया तो एंगल कितना दिखेगा, ओनली थीटा। अब आप देखो, अगर मान लीजिए इसको स्टडी करना है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे। हमने एक स्ट्रिप ले लिया, सपोज दैट ये मेरा स्ट्रिप है जिस पर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने ये स्ट्रिप लिया है तो इस स्ट्रिप का जो स्लैंट हाइट होगा, इंक्लाइंट लेंथ होगा, इसको मैंने माना है सपोज दैट ds। ये हमने कितना माना है, ds। और अगर इसी को यहां पर अगर एरिया रेडियस r है तो ऊपर वाला जो रेडियस होगा r प्लस dr होगा। अगर ये रेडियस हमने r माना है तो ये कितना होगा, r प्लस dr। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिखेगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिखेगा वो दिखेगा dr, ठीक है। और यहां पर भी जो थीटा बने एंगल बनेगा वो कितना होगा, थीटा। तो देखो, कोन के केस में अगर इस स्ट्रिप का जो एरिया लोगे dA, वो मिलेगा 2 पाई r इंटू ds। तो आपको ds क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर तुमको ds फाइंड आउट करना है तो आप देखो यहां पर ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, dr, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ds, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो आप साइन थीटा अगर लगाते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू dr बाई ds, तो ds इज इक्वल टू dr बाई साइन थीटा। तो इस बार जो आपको ds मिलेगा वो इतना मिलेगा, डेट इज की जो आपका एरिया मिलेगा उस स्ट्रिप का वो कितना होगा, 2 पाई r इंटू dr बाई साइन थीटा। तो इस बार केवल क्या हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, केवल नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। बाकी सेम मेथड आपको पता है, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, म्यू du बाई dy इंटू एरिया इंटू रेडियस, ड्रैग फोर्स इंटू रेडियस। अगर हम करेंगे तो लुब्रिकेटिंग टॉर्क निकल जाएगा, क्लियर है। तो खुद देखो, म्यू को म्यू लिखा हमने, du को क्या लिख देंगे, फिर से क्या लिखेंगे, r इंटू ओमेगा, dy कितना है t, एरिया कितना है 2 पाई r इंटू dr बाई साइन थीटा, और रेडियस को फिर से क्या लिख दिया, इतना। तो लेकिन ये जो निकलेगा वो dt निकलेगा। अगर आपको t चाहिए तो dt को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई म्यू इंटू ओमेगा बाई डी इंटू साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या बचेगा, r क्यूब इंटू डी आर, और t चाहिए इसलिए इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर के कैपिटल R तक। तो आपको लुब्रिकेटिंग टॉर्क या लॉस इन टॉर्क निकल जाएगा, और वो कितना होगा, आपको आ जाएगा यहां से फिर से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई म्यू ओमेगा r पे पावर 4 अपॉन 2t साइन थीटा। तो अगर आपको लुब्रिकेटिंग टॉर्क निकालना हो, किसके केस में, शाफ्ट के केस में, और ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया है अभी कुछ साल पहले, आई थिंक गेट में पूछा है उसने कि लुब्रिकेटिंग टॉर्क निकाल के दिखाइए, वैल्यूज उसने पूछा है डायरेक्टली, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें क्या होगा, नीचे साइन थीटा आ जाएगा। और वही मान लो अगर पावर कह देता, लुब्रिकेटिंग पावर निकालो या लॉस इन पावर निकालो, तो क्या करते हो आप,
आप सिर्फ टॉर्क इंटू ओमेगा कर देते, लुब्रिकेटिंग पावर निकल जाता। तो पावर इज इक्वल टू हो जाता आपको पाई म्यू ओमेगा स्क्वायर आर पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 2t साइन थीटा। ठीक है, तो आपको देखिए कल मैंने जो किया पढ़ाया था वो ये पैरेलल प्लेट का केस पढ़ाया आपको, सारे केसेस पढ़ाए आपको, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को भी बताया, फिर मैंने आपको शाफ्ट बताया, सिंपल सिलिंड्रिकल शाफ्ट बताया, फिर मैंने आपको आज जो बताया एक बताया है डिस्क का केस और एक बताया है मैंने आपको कोनिकल शाफ्ट का केस। ठीक है, तो अगर आपको डिस्क का केस दे, कोनिकल शाफ्ट का केस दे, तो भी आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी कुछ वैल्यूज मैंने बताई है जो आसानी से आपको याद रखना है। अब देखिए एक और स्पेशल केस लेते हैं। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन क्या है, अक्सर क्या किया जाता है, कल मैंने आपको सिर्फ 2 प्लेट लेकर के केस पढ़ाया था। अगर मान लो 3 प्लेट हो, 2 प्लेट पैरेलली फिक्स हो और उसके बीच में एक प्लेट क्या हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और दोनों साइड हम लोग क्या कर लें, लुब्रिकेंट ले लें, तो क्या होगा। एक तो सवाल ये है कि आपसे कहा जाएगा कि अगर 2 प्लेट है, ये एक प्लेट, दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट, अगर 2 पैरेलल प्लेट है, ये जो तीसरा ब्लैक प्लेट है इसको आपने एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराया है, नीचे भी लुब्रिकेंट है ऊपर भी लुब्रिकेंट है, तो ये बताओ उस लुब्रिकेंट के कारण इस प्लेट के ऊपर जो ड्रैग आएगा, जो रुकावट आएगा वो कितना होगा। ठीक है, एक तो वो चीज पूछा जा सकता है, टोटल ड्रैग निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये कहा जाए कि ये बताइए इस जो बीच में उन दोनों के जो प्लेट रखा है हमने उसको कहां पर रख दें कि उसके ऊपर जो टोटल ड्रैग हो वो क्या हो, मिनिमम हो। क्लियर है, तो देखिए वही कंडीशन मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट कंडीशन जो है इस बार हम लोग 3 पैरेलल प्लेट को लेकर के देखते हैं। ठीक है, देखिए और ये जो कंडीशन आपको अभी जो नेक्स्ट वाला करा रहे हैं ये ऑलरेडी ईएससी में 10 मार्क्स में ऑलरेडी पूछा जा सकता है, ईएससी पूछा जा चुका है ईएससी के एग्जाम में कि डेराइव कीजिए और बताइए कि टोटल ड्रैग मिनिमम कब होगा और दोनों साइड से ड्रैग इक्वल कब हो सकता है, प्लेट को कहां रखा जाए। ठीक है, तो देखो सवाल ये है कि अगर मान लिया मैंने 2 पैरेलल फिक्स्ड प्लेट ले लिया, दोनों ही प्लेट कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। क्लियर, और इसके बीच में कहीं पर भी मैंने एक तीसरा प्लेट लिया और कहा ये कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था और इसके बोथ साइड क्या है, इसके बोथ साइड लुब्रिकेंट फील्ड है। क्लियर, अब कोई जरूरी नहीं है कि लुब्रिकेंट सेम हो, सेम का कंडीशन कोई भी बता देगा, बहुत सिंपल है। अगर सर सेम है एकदम बीच में रख देंगे तो दोनों तरफ से ड्रैग सेम हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहा जाएगा बोथ लुब्रिकेंट्स आर डिफरेंट, यानी उसने कहा ये लुब्रिकेंट 1 है, ये लुब्रिकेंट 2 है, सपोज दैट इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी μ1 है, इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी μ2 है। क्लियर है, और बॉटम प्लेट से इसकी दूरी कितनी है, सपोज दैट y है, और टोटल डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का कितना है, तो वो मान लिया हमने कैपिटल H है। क्लियर, तो अगर ऐसा कंडीशन दिया जाए तो इससे 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर दोनों लुब्रिकेंट अलग है तो पहला क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस y सच दैट ड्रैग फोर्स फ्रॉम बोथ साइड्स आर सेम। पहला क्वेश्चन ये है कि आप इस मिडिल वाले बीच में जो प्लेट है इसको कहां पर रखें, ये y निकालने के लिए बॉटम प्लेट से इसकी दूरी क्या हो कि दोनों तरफ से इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगना चाहिए वो ड्रैग फोर्स क्या होना चाहिए, सेम। ये पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बताइए फाइंड द डिस्टेंस y सच दैट द टोटल ड्रैग ऑन द मूविंग प्लेट इज मिनिमम, क्योंकि हम क्या चाहेंगे, उसको रुकावट ज्यादा मिले कि कम मिले,
तो हम चाहेंगे कि कम हो क्योंकि मेरा लॉस कम होगा, ठीक है। लॉस कम होगा तो एनर्जी डिसिपेटेड कम होगी, दैट इज कि लुब्रिकेंट ज्यादा देर तक काम करेगा। क्यों किया जा रहा है कोई भी काम? इसलिए नहीं कराया जाता है कि केवल आप थ्योरी थ्योरी पढ़ लो, प्रैक्टिकली इसका यूज है, ठीक है। अब देखो, फाइंड द डिस्टेंस y such that total drag on moving plate is minimum। यानी दूसरा क्वेश्चन ये कहा गया कि आपको ये y डिस्टेंस बताना है इस तरीके से कि टोटल ड्रैग जो इस प्लेट पर लगे वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अब देखो, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में ही हमने हिंट लिया, वो क्या था कि ड्रैग फोर्स दोनों साइड से क्या होगा? सेम, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले ही चीज हमको पता चल गया कि Fd1 मस्ट बी इक्वल टू Fd2, ड्रैग फोर्स 1 का एंड 2 का, दोनों तरफ से जो लुब्रिकेंट है, दोनों के लुब्रिकेंट के कारण जो ड्रैग फोर्स है वो क्या होगा? सेम होगा। और अगर ड्रैग फोर्स सेम होगा तो ड्रैग फोर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है। सपोज दैट मैंने माना कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी सरफेस एरिया क्या था? DA था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं शियर स्ट्रेंथ इनटू एरिया, और शियर स्ट्रेस क्या होता है? म्यू du बाई dy इनटू एरिया करेंगे। पहले के लिए है तो 1 लिखा हमने, दूसरे के लिए अगर लिखना है तो μ2 du बाई dy इनटू एरिया। दोनों ही साइड जो एरिया होगा, सरफेस एरिया इधर इधर दोनों का सेम होगा, तो एरिया एरिया कैंसिल आउट कर दो, वैल्यू पुट करना शुरू करो। μ1 du क्या होगा? बॉटम प्लेट से मैंने इसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखी, ये फिक्स है, ये मूविंग है, क्या होगा? v मीटर पर सेकंड। क्लियर? dy क्या है? बॉटम प्लेट से इसकी दूरी क्या है? y, बॉटम प्लेट से इसकी दूरी है y। क्लियर है? इज इक्वल टू, सेकंड के लिए μ2 लिखा हमने। इस बार रिलेटिव वेलोसिटी टॉप प्लेट से देखना है क्योंकि यहां से देख रहे हैं, तो आपको फिर से क्या मिलेगा? टॉप प्लेट फिक्स है, फिर ये मूव कर रहा है, ये मिलेगा v। लेकिन इस बार जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? h माइनस y। ये डिस्टेंस कितना होगा? h माइनस y। तो आपको यहां पे मिलेगा h माइनस y। एरिया पहले ही कैंसिल हो गया था, हमको किसका वैल्यू निकालना है? y का वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या मिलेगा? हमको मिला μ1 इंटू h माइनस μ1 इंटू y, v सेम था, ये भी कैंसिल आउट कर दिया, इज इक्वल टू y इंटू μ2। ऐसा करते हैं, y वाले को एक साथ कर देते हैं, μ1 इंटू h इज इक्वल टू y इंटू μ2 प्लस μ1 इंटू y। दोनों जगह से y क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, तो μ1 इंटू h इज इक्वल टू y इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2। क्लियर है? अब यहां से y का वैल्यू निकाल लो, तो आपको क्या मिलेगा आंसर? y इज इक्वल टू μ1 इंटू h अपॉन μ1 प्लस μ2। तो देखो, पहला आपको जवाब मिल गया, और ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है क्योंकि देखो, अगर आपसे ये पूछा गया था कि इस मूविंग प्लेट को इन दोनों के बीच में कहां रखा जाए कि इसके ऊपर जो ड्रैग लगे बॉटम से एंड टॉप से, दोनों क्या होना चाहिए? सेम। तो वो वैल्यू कितनी आई? इतनी। और जानबूझ के मैंने दो डिफरेंट के लिए लिखा है। अगर सेम लुब्रिकेंट होता तो μ1 μ2 क्या हो जाता? सेम। और जब सेम हो जाता तो ऊपर मिलता μ1, नीचे मिलता 2μ1, तो μ1 कटता, h/2 मिलता। और यही हम लोग कॉन्सेप्ट से बोल रहे थे कि अगर बीच में एकदम रख देते सेम लुब्रिकेंट है तो ऊपर से जितना ड्रैग लगता नीचे से उतना ड्रैग लगता। लेकिन आपको क्वेश्चन बदल दिया गया, आपको कहा गया दो डिफरेंट लुब्रिकेंट है। क्लियर है? ठीक है। अब अगला सवाल क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि टोटल ड्रैग जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। टोटल ड्रैग, तो पहले तो हम लोग टोटल ड्रैग निकालना सीखेंगे। तो देखो, अगर मेरे को सेकंड क्वेश्चन करना है तो हम सेकंड क्वेश्चन को रहने देते हैं। टोटल ड्रैग क्या करना है आपको? मिनिमम। चलो ठीक है, करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग टोटल ड्रैग निकालेंगे। टोटल ड्रैग क्या होगा? Fd1 प्लस Fd2। ऑब्वियस सी बात है, दोनों तरफ से जो भी ड्रैग लग रहा है दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? सम अप करेंगे तो टोटल ड्रैग निकल जाएगा। क्लियर है? देखिए, तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। टोटल ड्रैग जो है उसको मान लिया Fd, तो Fd इज इक्वल टू Fd1 प्लस क्या हो जाएगा? Fd2। Fd क्या आया था? Fd1 आया था म्यू
v अपॉन y इंटू एरिया प्लस μ2 इंटू v अपॉन h माइनस वाई इंटू एरिया। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। तो दोनों जगह से आप देखो, आपको कॉमन क्या मिल रहा है, v इंटू ए इज इक्वल टू, कॉमन निकाल लिया हमने, क्या मिला, μ1 अपॉन y प्लस μ2 अपॉन h माइनस वाई। ये मेरा हो गया टोटल ड्रैग। तो इससे कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, कहा जाता है एक प्लेट दे दिया और कहा गया टोटल ड्रैग निकालिए। अगर डिफरेंट लुब्रिकेंट है तो यहां से निकाल लेना, और अगर सेम होता तो हम लोग जोड़ते थोड़ी, एक बार निकालते AFD और 2 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? तो अब देखो ये टोटल ड्रैग है और आप क्या चाहते हो, मिनिमम होना चाहिए। तो सिंपल, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ, जो वेरिएबल होगा उसके साथ। तो वेरिएबल कौन है, y, बाकी सब कांस्टेंट है। तो y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर पुट करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहीं से अगर हम डायरेक्टली वैल्यू देखें तो देखो va उधर जाके पहले ही 0 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, ये वैल्यू आपको मिलेगा माइनस μ1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस μ2 अपॉन h माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिलेगा। अब इसको पूरे को उधर भेज दो, क्या मिलेगा, μ2 अपॉन h माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू μ1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब आप देखो, अगर इसको सॉल्व करना है, क्यों ना हम दोनों तरफ रूट अंडर डाल दें। रूट अंडर डालेंगे तो यहां से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या बचेगा यहां बचेगा रूट अंडर μ2 अपॉन h माइनस वाई, और यहां बचेगा रूट अंडर μ1 अपॉन y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा, y इंटू μ2 इज इक्वल टू h इंटू μ1 माइनस वाई इंटू रूट अंडर μ1। y वाले को एक साथ कॉमन ले लेते हैं, y इंटू μ2 प्लस y इंटू रूट अंडर μ1 इज इक्वल टू h इंटू रूट अंडर μ1। क्लियर है? तो अब ऐसा हम लोग करते हैं कि y यहां से कॉमन ले लेते हैं। जब हमने y को कॉमन लिया, क्या मिलेगा, रूट अंडर μ1 प्लस, मैंने कॉमन ले लिया, μ1 प्लस रूट अंडर μ2 विच इज इक्वल टू द h रूट अंडर μ1। अब देखो यहां से अगर आप y का वैल्यू निकालते हो तो देखो रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। y इज इक्वल टू h रूट अंडर μ1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर μ1 प्लस रूट अंडर μ2। ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे पहले जो रिजल्ट आया था केवल उसी रिजल्ट पर रूट अंडर पड़ गया है जहां जहां म्यू था। क्लियर है? इस केस में भी अगर मान लो सेम लुब्रिकेंट कह दिया जाता कि बताइए टोटल ड्रैग मिनिमम कब होगा, तो आप फिर उस वक्त भी कहते कि सर सेंटर में रख देते मिनिमम हो जाता। क्योंकि देखो अगर लुब्रिकेंट सेम रखते तो 2 रूट अंडर μ1 यहां होता, कटता, h/2 आंसर आता। तो अगर सेम होता, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट लुब्रिकेंट है तो उससे आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। होप सो ये समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए कल हम लोगों ने कुछ यूनिट्स हैं जिसकी बात नहीं की थी। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विस्कोसिटी को मेजर करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है, विस्कोमीटर कहा जाता है। क्लियर है? तो उसमें देखिए बहुत सारे विस्कोमीटर है, जैसे सेबोल्ट। सेबोल्ट एक ऐसा विस्कोमीटर है जिसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम ही सेबोल्ट था, और उन्होंने अपना जो विस्कोमीटर बनाया था वो बेसिकली ऐसे फ्लूइड के विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए बनाया था जो पेट्रोलियम बेस्ड लिक्विड होगा। तो पेट्रोलियम बेस्ड लिक्विड की विस्कोसिटी को, और कौन सी विस्कोसिटी को, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड के, लिक्विड के काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो विस्कोमीटर इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेबोल्ट। तो हमेशा आप याद रखेंगे सेबोल्ट वो विस्कोमीटर है जिसका यूज पेट्रोलियम बेस्ड लिक्विड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो पहला आपको मिल गया कौन सा, सेबोल्ट। ऑल
are the viscometer. Viscometer, any device which measures the viscosity is called viscometer. Second one is redwood viscometer, और ये बहुत बार पूछा गया है। तो रेडवुड विस्कोमीटर जो है ये भी क्या करता है, विस्कोसिटी को ही मेजर करता है, और इसका प्रिंसिपल बिल्कुल सेम एज किसके है, से बोल्ट के है। दैट इज कि ये भी क्या करेगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को ही मेजर करेगा, बट ये ऑल लिक्विड्स के लिए है। कोई जरूरी नहीं कि पेट्रोलियम बेस्ड लिक्विड हो, जबकि से बोल्ट ने क्या कहा था कि इनके लिए कौन सा लिक्विड होना चाहिए, पेट्रोलियम बेस्ड लिक्विड। क्लियर है। तीसरा नंबर है एंगलर। एंगलर क्या है, एंगलर एक स्पेशल टाइप का विस्कोमीटर है जो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मेजर करता है, किसमें, स्टोक्स में। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि एंगलर क्या है, तो एंगलर इज अ विस्कोमीटर विच मेजर्स द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन स्टोक्स। क्लियर है। ठीक है। इसमें एक और है स्पेशल टाइप का जिसको कहा जाता है रियोमीटर। रियोमीटर जो होता है वो बेसिकली आपको क्या होता है कि डिफरेंट फ्लो कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लो कंडीशन कैसा भी हो उसकी विस्कोसिटी को मेजर कर सकता है रियोमीटर। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। बेसिकली ये जो डिवाइसेस बताए हैं मैंने, ये या तो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में पूछे जाते हैं, या फिर आपको एसएससी जेई में पूछे जाते हैं, या फिर आपको स्टेट्स के एग्जाम जो होते हैं या अपने पीएसयूज के जो पेपर होते हैं उनमें पूछे जाते हैं ज्यादातर। गेट के पेपर में कभी आपको डिवाइसेस वाइसेस नहीं पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए यहां तक जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक अभी तक कंप्लीट हुआ है, ये है कंप्लीट हुआ है आपका विस्कोसिटी। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बची हैं उनमें सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, कंप्रेसिबिलिटी की। ठीक है। या फिर ये कहिए कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को जब आप समझ जाएंगे डिटेल में तो आपके लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को समझना बहुत आसान है। और कंप्रेसिबिलिटी को क्यों पढ़ाया जाएगा, ताकि आप क्या कर सको, आप सीख सको कि आप कैसे पता करोगे कि कौन सा फ्लूइड कंप्रेसिबल नेचर होगा कि इनकंप्रेसिबल इन नेचर होगा। आपको उसको मैथमेटिकली अगर बताना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का। क्लियर। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखेंगे। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन की, और फिर हम लोग फर्दर डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और फर्दर लेक्चर के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें, इसके लिए आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फाइन, गुड नाइट।